हमारे सहयोग की जरूरत है। इंडिया इज नॉट विद ब्रिटेन। क्या बोला गया? इंडियंस, या लिख लीजिए, इंडियंस आर नॉट विद, आर नॉट विद ब्रिटेन इन दिस वॉर, आर नॉट विद ब्रिटेन, ब्रिटेन इन दिस वॉर। इस युद्ध में हम इनके साथ में नहीं हैं। देखिए, जब लिलितगो ने घोषणा की थी 3 सितंबर 1939 को, तो लिलितगो ने भारतीयों से विचार विमर्श किया था या नहीं किया था? तो आप कहेंगे नहीं। तो गांधी जी ने कहा, देखिए, यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार ने हमसे बिगर पूछे अपनी घोषणा कर दी है, यानी कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इन्होंने हमसे छीन लिया है। इन्होंने हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो हमसे छीन ली है। तो अभी हमको उस जो आज़ादी हमसे छीनी गई है वो हमको ये दर्शाना है कि भाई हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम अपनी बातें व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये शुरू हुआ आपका। तो क्या बोलेंगे इसमें, क्या किया गया? दो चीज़ें याद रख लेना। क्या बोलेंगे? एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये भी इसका उद्देश्य आता है, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और साथ में दूसरी चीज़ क्या, कि ब्रिटिश जो दावे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ में हैं, और ब्रिटिश दावे जितने भी हैं वो सब खोखले हैं, ब्रिटिश दावे खोखले हैं। ये था जी। ठीक है। तो इसके दो फेस में ये चला। नोट करना कितने फेस में चला ये दो फेस में चला। इसका जो फेस वन था, फेस वन, तो फेस वन इसका चला था आपका अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ ये, और आपका दिसंबर 1940 तक चला। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे सरकार पे, तो इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया और फिर चला इसका फेज टू। फेज टू जो चला था वो चला था आपका जनवरी 1941 से लेकर के दिसंबर 1941 तक। और इस जो सेकंड फेज है इसी को बोला गया, इसी में एक नारा दिया गया, दिल्ली चलो। क्या बोला गांधी जी ने? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया यहाँ पर। और ये कह दिया, समझिए पहले तो क्या था, पूरी फर्स्ट फेज में क्या हुआ था। तो फेज वन में गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना है, तो एक व्यक्ति जाएगा, पूर्व सूचना देगा कि भाई मैं भाषण देने वाला हूँ, जिला कलेक्ट्रेट पर जाएगा वो। अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार वहाँ पर नहीं किया गया तो फिर अगले गांव जाएगा, वहाँ गांव में जाकर के भाषण देगा इस बात के लिए कि हम इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका ब्रिटेन के साथ नहीं है, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ उनके बारे में बात करेगा। वहाँ पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगले गाँव जाएगा। जब तक गिरफ्तार ना हो तो गाँव 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 जाता रहेगा। एक व्यक्ति जाएगा, जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर दूसरा व्यक्ति चलेगा, दूसरा व्यक्ति चलेगा। बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? ये इतना सा मूवमेंट है ये। तो इससे क्या परिवर्तन आएगा कि भाई सिर्फ एक व्यक्ति चलेगा, जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति चल देगा। गांधी जी को भी बाद में ये समझ में आया। प्रथम सत्याग्रही चुना विनोबा भावे जी को, उन्होंने पवनार आश्रम से इसको शुरू किया, और उनकी गिरफ्तारी हो गई तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही चुने गए। उसके बाद में जब उनको सजा हो गई तो आपका ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही चुने गए। फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए। तो इस तरह से नेता चुने जा रहे थे। तो इससे कोई बड़ा परिवर्तन आ पाता क्या? बताइए मुझे जरा, आप बताइए। तो इसमें क्या हुआ, याद रख लेना, जो प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही, जो पहले सत्याग्रही थे इसमें, फर्स्ट सत्याग्रही, तो वो बने थे इसमें, क्या बोलेंगे, विनोबा भावे। क्या बोलोगे? विनोबा भावे, जिनको गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र भी कहा जाता है, या हमारे देश में इनको नेशनल टीचर का अवार्ड भी दिया गया है कि ये राष्ट्रीय अध्यापक हैं, विनोबा भावे। और कहाँ से शुरू किया था इन्होंने, याद रख लेना, इनको हम बोलते हैं विनायक नरहरि, विनायक नरहरि इनका नाम है ये, विनायक नरहरि भावे। और इन्होंने इसको शुरू किया था आपका, लिख लेना, कब इन्होंने इसको शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940 को, 1940 को पवनार आश्रम। बताइए पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से ये शुरू हो गया। 10 दिन बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, 10 दिन बाद, है ना। विनोबा भावे वही है, गांधी जी के बाद में इन्होंने भी आंदोलन चलाया था। जैसे एक कहते हैं गांधी जी की छवि जैसा, या बाद में उनकी जैसी इमेज का कोई पर्सन हुआ तो वो विनोबा भावे हुए। जैसे कि उन्होंने बाद में भूदान आंदोलन भी चलाया। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही ये बने। सेकंड सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही बने नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में जो तीसरे सत्याग्रही बने, बीपीएससी में पूछा गया, तीसरे सत्याग्रही,
तीसरे सत्याग्रही बने यहाँ पर आपका कौन, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने। लेकिन सबको समझ में आ गया कि भाई यार इससे काम नहीं चलेगा, इससे जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो गांधी जी सोच रहे हैं वो नहीं है। ओके सर, दाढ़ी कटवा लीजिए, ठीक है भाई साहब कटवा लेंगे। ओके, अभी हमको समय नहीं मिला, तो अभी दाढ़ी हम बढ़ाते नहीं है, बढ़ जाते, ठीक है। तो जब उनको लगा कि प्रथम सत्याग्रह से काम नहीं चल रहा है, तो जो फेस वन है, फेस वन, तो फेस वन क्या रहा, थोड़ा असफल रहा, तो फिर फेज टू शुरू हुआ कि भाई एक काम करो, ऐसा नहीं बात बनेगी, मास मूवमेंट होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी की बात को इन्होंने एग्री किया। ये एक काम करो, जितनी भी भीड़ है सब दिल्ली की तरफ चल दो, दिल्ली की तरफ, है ना। क्या बोलेंगे, सारे जितने भी लोग हैं दिल्ली की तरफ चल दो। अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा का पालन करते हुए, हिंसा नहीं करनी है, बस जो जहां कहीं भी दिल्ली की तरफ चल दो। अब तुम समझो ये कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तुम्हें बस सूचना ये देनी है लोगों को, दिल्ली की तरफ चल दो बस, मतलब कुछ और नहीं करना, दिल्ली की तरफ, दिल्ली चलो बोल दिया गया। तो जब दिल्ली की तरफ चले तो ब्रिटिश सरकार को लगा यार ये तो बहुत जनता इकट्ठा हो जाएगी एक जगह, तो इसको इकट्ठे होने से रोकना है। और इसी समय पर आपका जो भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे ये 1940 में, तो ये जो दिल्ली चलो का नारा दिया गया, तो इसमें लगभग 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। के मतलब 1000। कितनी गिरफ्तारी हुई बोले, 20 से 25,000 गिरफ्तारी हुई। और ये आपका हुई डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1940 के तहत, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और सरकार को अभी तो लग गया कि यार ये तो भारत में जो है मूवमेंट चलने वाला, हमको दो मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने टॉफी बांटने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार टॉफी बांटती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार जब टॉफी बांटने की कोशिश कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, देखो वायसराय की जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे बताइए। तो आप कहेंगे उसमें होते थे 5+3, 5 अंग्रेज होते थे, 3 भारतीय होते थे। ये हमने पढ़ाया था आपको, नहीं पढ़ाया तो संवैधानिक विकास उन साथियों को पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने। इन्होंने कहा भैया ऐसा कर लेंगे, 5+8 कर लेंगे इसको, 8 इंडियंस हो जाएंगे, भारतीय बहुमत में हो जाएंगे, ठीक है। और बताओ और क्या चाहिए। तो भारतीय ने बोला अब तो हमको कुछ चाहिए ही नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और कांग्रेस ने इस पर असहमति व्यक्त कर दी। अब तो वहां पर चर्चिल के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ कि यार चर्चिल तू, तेरी वजह से हो रहा है, तू तो हमको युद्ध हरवा देगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हरवा देगा, तुझ पर भारतीय ही अपने समर्थन में नहीं लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो दरअसल में हुआ क्या था, मैंने आपको अभी बताई थी कहानी। जापान की जो स्थिति है, जापान की जो स्थिति थी, वो 1939 से लेकर के 1942 तक ये बहुत जबरदस्त बढ़ रही थी। जापान की स्थिति अगर मजबूत हो रही थी साउथ एशिया में, तो आपका जापान के साथ साथ में और कौन, जर्मनी की स्थिति भी मजबूत हो रही थी। यस और नो, क्योंकि दोनों एक साथ है। फ्रांस की तो हालत ही खराब इन्होंने कर दी थी। अमेरिका का और नौसैनिक अड्डा इन्होंने उड़ा दिया, मतलब एक आपका वायुसेना का, सॉरी। तो इस तरह से जब ये इतना प्रगति कर रहे थे, तो वहां पर एक दबाव बना चर्चिल के ऊपर। और वो दबाव बनाने वाले लोग कौन थे, एक तो यूएसए का राष्ट्रपति था इस टाइम, बोला भैया तो हमें भी मरवाएगा। यूएसए बहुत चालाक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर ने इसने दोनों पक्षों को हथियार बेचे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसने दोनों पक्षों को हथियार बेचे हैं और अपनी मार्केट बनाई है इसने। जो शक्ति आपका पहले ब्रिटेन के पास में थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सुपर पावर ब्रिटेन बन गया। उसने व्यापार किया, इसका फायदा उठाया, ठीक है। अमेरिका इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानता है किस स्थिति में व्यापार कैसे करना है। तो यूएसए का राष्ट्रपति था इस टाइम पर रूजवेल्ट। कौन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यही वो व्यक्ति है जिसने वो यूएन का नाम रखा था, यूनाइटेड नेशन। कितना अच्छा काम करती है, आप देखते ही होंगे पीओके के मामले में कितना शानदार काम किया, दुनिया जानती है किसका है। तो ये रूजवेल्ट ने ही नाम रखा था उस यूनाइटेड नेशन का। इन सब लोगों ने अपने लोगों को सेट किया उसमें यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए, क्योंकि जीते ये, संधियां इनकी, शर्तें इनकी, सबको माननी ही पड़ती। जो युद्ध देश जीत चुके थे। तो यूएसए का राष्ट्रपति था, चीन का राष्ट्रपति था एक, चीन का राष्ट्रपति, क्योंकि चीन भी इसी पक्ष में था, चियांग केई सेक। चियांग केई सेक, चियांग केई सेक, चियांग केई सेक, ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति हो गए आपका। और एक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो विदेश मंत्री था, ऑस्ट्रेलिया का जो आपका फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का नाम था एपोर्ट। क्या बोलोगे, इवोट। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने चर्चिल पर दबाव बनाया, चर्चिल पर दबाव बनाया कि यार भारतीयों को मनाओ, कैसे, किसी भी कंडीशन पर उनको मनाओ। लेकिन चर्चिल क्या चाहता था इस बात को, चर्चिल पर कितना भी दबाव बना लो, वो तो देख रहा अच्छा
ठीक है, कोशिश करते हैं। उसने ऐसी कोशिश की कि इनको भी लगे चर्चिल ने कोशिश की है, और साथ में भारतीय फिर से रिजेक्ट कर दें उस बात को, यानी उनके फेवर की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या किया वहां पर देखिए जरा ध्यान से। पहली बात तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको आगे लिखनी पड़ेगी, एक छोटी सी घटना से समझना पड़ेगा। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, बताइए क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पॉलिटी में, पूरा क्रिप्स मिशन आपको याद होगा बहुत अच्छे से। जिन साथियों ने इसको नहीं देखा है तो वहाँ हमने पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य से बताया था, अभी हम हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से आपको बताएंगे। भैया 1942 में आया। तो क्यों आया है? आया इसलिए है कि उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है। क्या कारण है क्रिप्स मिशन का आने का? रीजन क्या है, कारण क्या बोलेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। ठीक है, और इसकी घोषणा की गई, क्रिप्स मिशन की घोषणा। क्रिप्स मिशन पहले तो इस पर चर्चा हुई थी 9 मार्च को, और फिर इसकी घोषणा कर दी गई कि भाई एक क्रिप्स मिशन आ रहा है और भारतीयों की क्या समस्याएं हैं वो अपनी समस्या पुट कर सकते हैं। तो कब घोषणा हुई थी क्रिप्स मिशन की? 11 मार्च 1942 को। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन को कहा जाता है 1942। अनाउंसमेंट ऑफ सीएम, अनाउंसमेंट ऑफ सीएम अर्थात क्रिप्स मिशन। ठीक है, लिखना क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ, भारत कब पहुंचा ये क्रिप्स मिशन? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था, इसीलिए इसको कहा गया क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। कौन अध्यक्ष था इसका? क्रिप्स ही इसका अध्यक्ष था, उसी के नाम पर। ये पहुंचा दिल्ली, कब पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। कहाँ पर पहुंचा? दिल्ली। और इसका काम था कि भाई जो भी नाखुश लोग हैं वहां पर उन सभी नेताओं से मिलके आना, अपनी चीज क्या बोलेंगे, अपनी चीज हम पुट कर देंगे। तो क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होता है फिर? अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया, 23 मार्च 1942 हो गया। 27 मार्च को गांधी जी से मुलाकात हुई, 27 मार्च को मीटिंग विद गांधी जी, गांधी जी से मुलाकात। अपने बिंदु इन्होंने रखे, बताइए जी क्यों नाराज हैं आप, क्यों आप कह रहे हैं कि आप साथ नहीं हैं, बातें बताओ अपनी। तो बातचीत बाकी नेताओं से भी मिले। 30 मार्च को, 30 मार्च को प्रस्ताव रखा, प्रपोज्ड ऑन 30th ऑफ मार्च 1942। क्या बोलोगे? प्रपोज्ड, proposed on 30 of March 1942। और सभी के सम्मुख प्रस्ताव रखा, सभी का मतलब जितने भी दल थे, जैसे पहले कांग्रेस से मुलाकात की, तो यहाँ पर जैसे अगर हम बताएं सभी के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा, यहाँ पर बताना चाहेंगे हम आपको। जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से एक दल से इनकी मुलाकात हुई। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, आपका जवाहरलाल नेहरू थे। अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद, देखिए ये इनका जो ओरिजिन है ना, ये विदेशी ओरिजिन था इनका। अबुल कलाम आज़ाद ईरान, ईरान से इनका ओरिजिन था। और ये भारत विभाजन के एकदम विरोधी व्यक्ति थे। ये भारत की अखंडता में विश्वास रखते थे कि भारत ये टूटना नहीं चाहिए किन्हीं भी शर्तों पर, हमेशा इसमें एकता और अखंडता जैसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन भारत के जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान थे, जैसे रहमत अली कन्वर्टेड मुसलमान थे, तो उन लोगों को बहुत जल्दी होती थी कि भाई सत्ता जो है एक अलग राष्ट्र के नाम से होनी चाहिए। ठीक है, और जो ऐसे समझिए कि उस समय पे अबुल कलाम आज़ाद बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, इस देश के बारे में एक दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। तो वो उनका विश्वास था कि भारत की अखंडता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों की जो बांटने वाली नीति है वो नहीं चलेंगी। जैसे ये मुस्लिम लीग से मिले, मुस्लिम लीग में किससे मिले थे? मुस्लिम लीग में इनकी मुलाकात हुई थी आपका मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? क्योंकि मैंने बताया 1934 में फिर से एक्टिव हो गया था जिन्ना आकर के। मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में। ठीक है, और आपका सबसे मिले ये आपका जो आपका डिप्रेस्ड क्लास थी, बताओ उसमें कौन थे? डिप्रेस्ड क्लास ये किसकी थी? इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सिखों में ये उज्जवल सिंह से मिले, आपका हिंदू महासभा में वीडी सावरकर जैसे लोग उस